दर्शकों को सबसे पहले हम ये बता देंगे कि इस बिल में है क्या। उसके बाद हम लोग इसके एक एक पहलू पे बात करेंगे। 5 मेंबर, 5 मेंबर का जाति डिस्क्लोज नहीं किया गया। कमेटी का हेड कौन होगा? वीसी। अभी के डेट में एक बात बता देते हैं, पूरे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 38 यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वो स्वर्ण जाति से हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि स्वर्ण जाति के खिलाफ या तो अगड़ी जाति के खिलाफ। बहुत सारे SC ST लोग हैं जो गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हैं। 3000 साल से उनके साथ भेदभाव हुआ और आज भी भेदभाव है। तो मान लीजिए कुछ समस्या हो सकता है कानून में, उसको ठीक किया जा सकता है। पूरा कानून ही खत्म कर दिया जाए तो ये पूरा कानून किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है, ये गलत है। कमियां इस कानून में भी कुछ है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वह है यूजीसी। भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया है और जिसे कानूनी रूप भी दे दिया गया है यूजीसी पे। आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है, गया में इनका शैक्षणिक संस्थान है और मगध विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहे हैं। नाम हुआ वरुण सर। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है यूजीसी बिल, क्या इसके पहलू है और क्यों लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को सबसे पहले हम ये बता देंगे कि इस बिल में है क्या, उसके बाद हम लोग इसके एक एक पहलू पे बात करेंगे। सर, आज पूरे भारत, जब से 13 जनवरी को यह भारत के गजट में छपा और तब से लेकर आज तक भारत दो खेमों में बढ़ चुका है। SC ST और OBC वर्ग इनके समर्थन में है और स्वर्ण जाति के लोग इनके विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का कारण क्या है सर? और जो बिल आया है यूजीसी बिल, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? देखिए रविरंजन, सबसे पहले तो इस बिल के बारे में लोग पढ़ लें या जान लें। हम आपके दर्शक को पहले इस बिल के कुछ मुख्य बिंदु बता देते हैं। मुख्य बिंदु बताने से पहले इसका एक बैकग्राउंड जान लीजिए। सामान्यतः हमारे यहाँ देखा क्या गया है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है, खास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वहां पे देखिएगा एक जातिगत भेदभाव है। और वो जातिगत भेदभाव स्वाभाविक सी बात है, जो जाति पिछड़ी है या दलित जाति है, SC ST समुदाय से आते हैं, उन्हीं के साथ होता होगा। करते कौन है? तो करते कौन है ये पूरे समाज को पता है, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ही इस तरह से बना हुआ है कि 4 वर्गों में बटा हुआ समाज है, जिसमें ऊंचे और नीचे की भावना है। तो अगर एक नए भारत और विकसित भारत बनाना है तो उस विकसित भारत में सबसे पहले शैक्षणिक संस्थान जो है उसको समता मूलक बनाना होगा। और उसी विकसित भारत को विकसित भारत के तहत समता मूलक बनाने का जो चर्चा चल रहा है, उसी के तहत एक प्रक्रिया के तहत सरकार इसको आगे लेकर जा रही है। क्योंकि सरकार का मंशा है, देखिएगा, हायर एजुकेशन कमेटी बना रही है। यूजीसी को शायद बड़ी जल्दी खत्म कर दिया जाए, उसके जगह पे हायर एजुकेशन बोर्ड आ जाए, इस तरह के संस्था बनाने जा रही है। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चीज आ रहा है। अब देखिए इस बिल में क्या है। इस बिल में क्या है, इसका पहला मुख्य उद्देश्य है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं वो दोनों जगह से जातिगत भेदभाव को, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो कर्मचारी के लेवल पे, किसी भी लेवल पर उसको खत्म करने की बात है। जिसमें देखिए नए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें 3-4 बिंदु मुख्य होंगे। एक होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जहां पे सबको समान अवसर दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब बराबर भागीदार बने। एक बनेगा इक्विटी कमिटी बनेगा, जिसमें अगर यूनिवर्सिटी में बनेगा तो VC उसका हेड होगा और अगर कॉलेज में बनेंगे तो प्राचार्य हेड होंगे। ठीक है। और दूसरा एक तीसरा बनेगा जाकर के इक्विटी स्क्वाड। इसका काम क्या होगा, डे टू डे पर नजर रखना कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। और चौथा बनेगा इक्विटी एम्बेसडर। इसका क्या काम होगा कि किस तरह से सभी जाति के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच भाईचारा स्थापित हो। वो एक एम्बेसडर के भाईचारा एम्बेसडर के तौर पे वो काम करेंगे। इस सब यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा या तो कॉलेज के कैंपस में होगा। और लास्ट में है इक्विटी हेल्पलाइन, 24x7 होगा, जिसमें क्या होगा कि 24 घंटा में, मतलब 24 घंटा खुला होगा। जिस समय किसी के साथ अगर भेदभाव होता है उसी समय वो शिकायत कर सकता है। सर, एक सवाल। हाँ, यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या विकलांगता के आधार पर और विशेषकर महिलाओं के साथ
किसी या जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो वो शिकायत करते हैं। लेकिन जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनका विरोध है कि जो कमेटी बनाया गया है समता संवर्धन, उस कमेटी में स्वर्ण जाति का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। तो यह मान लिया गया है, पूर्वाग्रह ग्रसित है कि जो करने वाले हैं, जो शोषक हैं, वो स्वर्ण जाति से, इसी बात को लेकर उनका विरोध है। ये गलत मैसेज फैलाया गया। इक्विटी कमेटी होगा जिसमें 10 मेंबर होंगे। 10 मेंबर में स्पष्ट किया गया कि 3 मेंबर जो होंगे वो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से होंगे। 3 2 मेंबर होंगे जिसमें एक महिला और एक विकलांग। 5 मेंबर। 5 मेंबर का जाति डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उसमें पिछड़ी जाति से भी हो सकते हैं, अनुसूचित जाति से भी हो सकते हैं, आदिवासी समूह से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 5 तो ओपन है। और जब इसमें कमेटी का हेड कौन होगा? वीसी। अभी के डेट में एक बात बता देते हैं, पूरे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 38 यूनिवर्सिटी के वीसी जो हैं वो स्वर्ण जाति से हैं। अभी आज की बात बता रहे हैं। एससी समुदाय से मात्र एक वीसी, एसटी समुदाय से एक वीसी, ओबीसी समुदाय से 5 वीसी। कमेटी का हेड कौन होगा? ये पूरी बात देखिए बताया नहीं गया समाज में। या तो जो लोग इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं वो आधे अधूरे चर्चा करते हैं, और इससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है और र्यूमर बनता है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो एक बार इसको बढ़िया से जान ले, समझ ले। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि स्वर्ण जाति के खिलाफ या तो अगड़ी जाति के खिलाफ। इसमें बस ये लिखा है कि भाई कैंपस को भेदभाव विहीन करना है। अब उसमें कौन करता है ये तो आइडेंटिफाई करने का चीज है, और वो आइडेंटिफाई कानून के तहत ही किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कानून के तहत इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। हमारे देश में 2 कानून और है। एक कानून है एससी एसटी एक्ट, दूसरा कानून है दहेज को लेकर के। ठीक, दहेज के कानून में देखिएगा बहुत सारी महिलाओं के द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? ये कोई नहीं मान सकता है। अभी भी है, हजारों साल से भेदभाव है, अभी भी है, बहुत ज्यादा है। ये एससी एसटी एक्ट में भी जाएंगे, वहां पर भी देखिएगा बहुत सारे एससी एसटी लोग हैं जो गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि एससी एसटी के साथ भेदभाव नहीं है? ये कोई नहीं मान सकता, एक पढ़ा लिखा आदमी की 3000 साल से उनके साथ भेदभाव हुआ, और आज भी भेदभाव है, अभी भी भेदभाव है, और एक बड़े लेवल पर अभी भी है। सामने से भले दिखता है, लेकिन समाज में आप जाएंगे तो गंदगी अभी भी है। उसी तरह से ये भी बिल है कि जिस तरह से कैंपस में होता है, तो कैंपस में अगर इस तरह की चीजें हैं तो मान लीजिए कुछ समस्या हो सकता है कानून में, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि पूरा कानून ही खत्म कर दिया जाए, तो ये पूरा कानून किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है, ये गलत है। कमियां इस कानून में भी कुछ है, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। सर एक सवाल और। कल मैं मगध विश्वविद्यालय में था, कई छात्र से इस विषय पे बात कर रहा था। तो एक छात्रा आती है, बीएड कर रही है। मैं उनसे जब जानने की कोशिश की आखिर यूजीसी का नया बिल क्या है, क्या प्रावधान है, तो वो बोल रही थी कि मुझे सिर्फ आपत्ति इस बात की है कि ओबीसी क्यों आया। ओबीसी क्यों आया? जी आप वीडियो देखे होंगे। अगर ओबीसी को हटा दिया जाए तो मुझे इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो स्वर्ण को भी इसमें रखा जाए, जोड़ा जाए। आपकी 2 बात है। पहला सवाल यह है कि स्वर्ण को जोड़ा जाए। इस क्लाउज को पढ़िएगा, इसके अंदर में एक बढ़िया सा बात लिखा हुआ है, अपने दर्शक को आप दिखा दीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब ईडब्ल्यूएस क्लाउज में ऐड तो है, साफ लिखा हुआ है, और ये कोई ऐसे पेज नहीं लिए हुए हैं कि भारत सरकार के, समझ गए। तो पहला तो देखिए, अगर ये कोई कहता है कि स्वर्ण जाति के नहीं, ईडब्ल्यूएस के बारे में भी इसमें प्रावधान है। ठीक। दूसरा है, हाँ ये बात आप अगर सामाजिक रूप से अगर देखेंगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगड़ी जाति के लोगों को सबसे ज्यादा किसी बात पे आपत्ति है, तो भाई इस क्लॉज में ओबीसी को क्यों शामिल किया गया? वजह क्या है कि अगर कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि ओबीसी अगर इसमें है, पहला तो देखिए इनके साथ भी भेदभाव है एकेडमिक लेवल पे। देखिए लोअर लेवल में ओबीसी का ठीक ठाक प्रतिनिधित्व हुआ है, अपर लेवल में नहीं है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हम आपको वीसी के बारे में बताएं।
5 मात्र ओबीसी से वीसी हैं, 45 इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दूसरा एक चीज और जान लीजिए, ओबीसी का इस 45 यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर का बहाली है 80% सीट खाली है। 80% ओबीसी का। एससी का 64% सीट खाली है और एसटी का 83% सीट खाली है। बहाली नहीं हुआ। तो इंटरव्यू में जब होता है तो एनएफएस लगा दिया जाता है कि नॉट फॉर सुटेबल, कोई मिले ही नहीं कैंडिडेट। ये तो देखिए इसमें दुर्भावना ज्यादा दिखता है। अगर ठीक है, अगर मान लिया सुटेबल नहीं मिलते हैं, इसका मतलब भेदभाव है उनके साथ, फिर कमजोर है वो। ये तो इसी से पता चल रहा है। अगर आप नॉट फॉर सुटेबल करके उनको किनारे लगा दे रहे हैं, इसका मतलब वो सक्षम नहीं हुए हायर एजुकेशन में। हो सकता है लोअर लेवल में वो सक्षम हो गए हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं सक्षम हुए हैं। और ये बात सही है, इस डाटा को तो डिनाई नहीं कर सकती, भारत सरकार का डाटा है। आइए पार्लियामेंट में बोला गया है सरकार के मिनिस्टर के द्वारा, ये कोई इधर उधर से नहीं उठाया हुआ है। 80% ओबीसी का प्रोफेसर का सीट खाली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपर लेवल पर आज भी ओबीसी का वो प्रतिनिधित्व नहीं है और वहां तक वो भी अभी नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि थोड़े आर्थिक रूप से कुछ एक सशक्त हो गए हैं, कुछ छोटी मोटी नौकरियों में ठीक ठाक आ गए, लेकिन हायर एजुकेशन में ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं है और उनके साथ भी भेदभाव है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि अगर ऐसा कोई कहता है तो हम समझते गलत है। सर 3 बातें और। हाँ, जो भारत में जब मंडल कमीशन लागू किया गया था, ठीक है, जब लागू होना था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह। हाँ, जब जाति की बात हो रही है, जाति के आधार पर सारा चीज हो रहा है, बट गया तो उनका भी जाति जान लेना चाहिए, वो भी राजपूत। हाँ, हाँ। जब उस शैक्षणिक संस्थान में जब रिजर्वेशन लागू किया गया ओबीसी वर्ग को 27%, तो अर्जुन सिंह, हाँ, वो भी राजपूत थे। और इसमें दिग्विजय सिंह। यूजीसी का नया गाइडलाइन जारी हुआ तो जिनकी अध्यक्षता में सारा मसौदा तैयार हुआ, तो उनके भी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह उसी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस में, हाँ, वो भी राजपूत। हाँ, हाँ। तो हमें तो लगता है कि सर जो विचार होता है वो जाति में नहीं बनता और विचार किसी जाति का नहीं होता। नहीं, बात सही है, विचार किसी जाति से नहीं बंधा है। ये बात आप जो बता रहे हैं कि वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया और अर्जुन सिंह हायर एजुकेशन में एडमिशन में रिजर्वेशन करवाया, दिग्विजय सिंह संयोग से इस कमेटी के पार्लियामेंट में चेयरमैन अध्यक्ष थे। एक तो संयोग हो सकता है, इसको आप संयोग कह सकते हैं कि अगड़ी जाति से हैं, अगड़ी जाति में एक ही जाति से भी है, तीनों एक ही समुदाय से हैं। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि आप समाज में ऐसे लोग, अगड़ी जाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में समता स्थापित हो, और वो भी चाहते हैं कि अगर इस देश को आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, तो जब तक देखिए सोसाइटी को देखिएगा, जब तक लोकतांत्रिकरण नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और अगड़ी जाति में बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं, आप जेएनयू से देखिए जो लोग निकलते हैं उसमें बहुत सारे लोग अगड़ी जाति के लोग हैं जो समाज में समस्या है उसको लेकर के, जाति को लेकर विरोध करते हैं, या तो सामंतवाद को लेकर विरोध करते रहते हैं, या स्त्री पुरुष जो भेदभाव उसको लेकर के विरोध करते रहते हैं और आवाज उठाते हैं हक और हिस्से के लेकर के। तो हमको लगता है इसको जाति से ना बांधिए। अगड़ी जाति में बड़े पैमाने पे लोग हैं जो समाज में समता लाना चाहते हैं। कुछ हो सकते हैं एक बड़ी आबादी है जो चाहते हैं कि हमारी एक जो सुपरमेसी बनी है वो बनी रहे, ऐसे भी लोग होते हैं। अपने विशेषाधिकार कोई नहीं खोना चाहता है, तो उनको भी लगता है कि जो मेरा विशेषाधिकार बना हुआ है तो हम इसको कैसे खो दे, क्योंकि अगर विशेषाधिकार खोने का मतलब है कि समाज का लोकतांत्रिकरण होगा और उसके बाद हिस्सेदारी बटेगी और संसाधन से लेकर के नौकरी वो सारे जगह फिर होंगे। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये भी है, इसको इफ और बट के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए किसी के द्वारा। मुझे लगता है कि बस ये देखना चाहिए कि जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, वैसे वैसे आपको हिस्सेदारी सबको देना होगा। और जब तक आप हिस्सेदारी सबको नहीं देंगे तब तक इस देश में हजारों ऐसी समस्याएं हैं जो जाति के आधार पर बने रहेंगे। इसलिए जो भी जहां विशेषाधिकार किसी का भी है वो तो धीरे धीरे खत्म होंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर 2 सेकंड के लिए मान लिया जाए कि सरकार इसको रोल बैक ले ले तो इतना आसान नहीं हुआ सरकार के लिए। और क्यों ले लेगी, आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, ये चीज है। इसका एक एंगल और हो सकता है, कई लोग राजनीति के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं और कई लोग का कहना है
सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से भी संपादकीय भी कई लोग का आया है कि चुनाव होना है, एक पश्चिम बंगाल में चुनाव, एक दक्षिण भारत में चुनाव। तो ओबीसी वर्ग को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि भाजपा पे आरोप लगता रहा है कि वह स्वर्ण जाति खास करके ब्राह्मणों की पार्टी में तब्दील हो गई, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबीसी को प्रभावित करने के लिए, ओबीसी के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें सारा कुछ हो रहा है, सारा मजमा किया जा रहा है। इसका देखने का दो पक्ष हो सकता है। एक तो देखिए ग्रेजुअल प्रक्रिया हो सकता है कि सरकार कोई भी रहे, चाहे वो बीजेपी का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, या कल किसी और पार्टी के आ जाए, आपको सामाजिक लेवल पे काम करना होगा, एजुकेशन के लेवल पे काम करना होगा, आपकी इकोनॉमी के लेवल पे काम करना होगा, वो करना पड़ेगा। एक तो ग्रेजुअल प्रक्रिया हो सकता है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि संयोग है कि उसके टाइमिंग को लेकर के कि अभी क्यों, ये कह सकते हैं। इसे भी दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं राजनीति, ये बात सही है कि बहुत जल्द तमिलनाडु में और केरला में इलेक्शन होने वाला है। वहां के इलेक्शन में देखिएगा पूरी तरह से समाज दो खेमों में बटा रहता है दक्षिण भारत में। और अगले एक साल के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखिएगा, अभी वहां पे देखिएगा जिस तरह से 2024 का मैंडेट आया है लोकसभा में, कहीं ना कहीं यूपी के जो सीट है वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया। अखिलेश यादव जो सीट गेन किया, और लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिख रहा था कि समाज दो खेमा में बटा हुआ है, जिसमें पिछड़ी जाति में एक गोलबंदी हुआ, जिसका नतीजा है कि देखिएगा अखिलेश यादव के पक्ष में है। तो एक ये भी पक्ष हो सकता है देखने का, और बहुत हद तक हमें लगता है सही है ये अभी टाइमिंग को लेकर के। बाकी देखिए, अगर बिल लाने का बात है, आज नहीं लाएंगे तो कल लाना पड़ेगा, कल नहीं लाएंगे परसों लाना पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा, चाहे सरकार किसी का रहे। आपको यूनिवर्सिटी को साफ करना होगा, जो भी जिस तरह का भी गंदगी है उसको ठीक करना होगा, चाहे वो जाति को लेकर के हो या किसी अन्य चीज को लेकर के हो, वो करना होगा। एक देखिए, एक चीज और बताएंगे, दो केसेस है। 2016 में एक व्यक्ति था, एक लड़का था रोहित वेमुला, एसी समुदाय से आता था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो जातिगत भेदभाव के कारण, पीएचडी का ही स्टूडेंट था, जातिगत भेदभाव के कारण सुसाइड कर लिया था। एक केस है जाकर 2019 का, एक लड़की है महाराष्ट्र की, पायल तड़वी नाम है, आदिवासी समुदाय से शायद लड़की है वो, और वो गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे। उसके 3 सीनियर ने उसको जाति के आधार पर ह्यूमिलिएट किया, सुसाइड कर ली। उसके बाद देखिएगा समाज के कुछ लोग और इनके परिवार यानी इनके मदर, ये लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिएगा यूजीसी को और सरकार को आदेश दिया कि आप कुछ ऐसा बनाइए जिससे जो कैंपस में इस तरह का समस्या है उसको ठीक किया जा सके। अब इस समस्या को लेकर के कुछ बात और हम करना चाहते हैं। एक देखिए, 2007 के आसपास एक कमिटी बना था, एसके थोर्राट कमिटी। वो एम्स वगैरह, जो एम्स हमारे के यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, वहां पर देखिए एसी समुदाय को से देखिएगा एक सर्वे किया था, रिसर्च किया था। एससी समुदाय के जितने स्टूडेंट थे उसमें 75% स्टूडेंट ने ये बात बोला कि हाँ, हमने भेदभाव झेला है कैंपस में, 75%। उसी तरह से आप आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, यहां पर भी देखिएगा एससी या ओबीसी समुदाय के बहुत सारे लोग होते हैं, जातिगत सरनेम बताने से बहुत बचते हैं। अभी भी समाज में एक बड़ा सा वर्ग है जो जातिगत सरनेम नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी मेरे बारे में निगेटिव सोच लेगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन तो है। ये आईआईटी में भी बड़े पैमाना पे देखिएगा, सर्वे में रिपोर्ट आया कि वहां पर भी देखिएगा जब पिछड़ी जाति या दलित जाति के लोग जो हैं उनसे जब ये पूछा गया, वहां पर भी 50 से 60%, 70% लोग अक्सर ये बात बोले कि कभी न कभी हमारे साथ कैंपस में भेदभाव हुआ है। ये सब सर्वे का रिपोर्ट है, ये कोई आकलन नहीं है। दूसरा, जब आगे देखिएगा तो 2004 से लेकर के 2024 के बीच में 115 छात्र जान दिए हमारे लिए, चाहे वो किसी समुदाय का हो, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, हर एक का जान महत्वपूर्ण इस देश के लिए, समाज के लिए। सबका परिवार है, सबके जान सुरक्षित होने चाहिए। दूसरा, 5 साल में देखिएगा, पिछले 5 साल में 118% जातिगत भेदभाव बढ़े। 2019-20 में 173 मामला दर्ज किया गया और 2023-24 में 378 मामले दर्ज किए गए। बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं।
तो क्या करना चाहिए? तब देखिएगा, अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से कहा और यूजीसी से कहा कि भाई कैंपस को आप स्वच्छ बनाइए, कैंपस को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाइए, तब देखिएगा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में। उसी कमेटी के द्वारा यह रिकमेंडेशन किया गया कि किस तरह से जातिगत भेदभाव को ठीक किया जाए, और उसी के तहत देखिएगा एक कानून जारी किया गया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या तो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या दिव्यांग के साथ, दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके साथ कैंपस में किसी तरह का व्यवहार ना हो। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कर्मचारी के लेवल पर भी, सब लेवल पे। सर अभी आप एम्स की बात कर रहे थे, तो पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है। हाँ, एम्स के बगल में ही एक सफदरजंग, हाँ सफदरजंग ठीक सामने है, सामने। हाँ। तो वहां पे सर एक देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि इसको जरा जूम कीजिएगा। जाति देखकर कॉपी जांच, किस बिरादरी से आते हैं, किस जाति से आते हैं, और जब इसको जांच किया गया तो वहां के 5 प्रोफेसर को सिद्ध पाया गया कि उन्होंने पूर्वाग्रह ग्रसित थे और वो जाति के आधार पर कॉपी जांचे, उनको फेल कर दिया गया। ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हम किसी संस्था का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन सामने से हम भी देखें, ये है। सफदरजंग का बात क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे जगह पर है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसा नहीं कि बड़े पैमाना पर है, लेकिन कुछ लेवल पर तो है और ठीक ठाक लेवल पे है। तो हमको अगर लगता है कि अगर जाति देख करके कॉपी चेक किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, आप मेरिट का हनन है, आप बच्चा को डिमोरलाइज कर रहे हैं, समाज के एक बड़े वर्ग को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो ये है, एक चिंता, एक सवाल और है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, हाँ हाँ, जो कि अभी वहाँ नहीं है, अभी सामाजिक चिंतन और राजनीतिक विषयों पे अपनी विवाद तरीके से बात को रखते हैं। उनका एक वीडियो आता है, उसमें चिंता जाहिर करते हैं इसी बिंदु पे कि ये सब पूरा जो माजरा हो रहा है, खेल हो रहा है, गाइडलाइन जारी किया गया और इसी वर्ष जो है जातिगत जनगणना होना है, उसका रूपरेखा भी तैयार हो चुका है, उसका भी 33 पॉइंट पे सर्वे करवाना है। तो कहीं ना कहीं वहां से ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह के काम की जा रही है, ये उनका मानना है। हाँ। हम भी सुने हैं, हो सकता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है या तो पिछली सरकार भी जो थी, जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है। हालांकि जातिगत जनगणना होते हैं, लेकिन वो सिर्फ SC ST के होते हैं, ओबीसी वर्ग का नहीं, ओबीसी का नहीं होता है। जातिगत जनगणना का यहाँ मतलब है ओबीसी वर्ग से। तो हाल के दिनों में देखिए, बिहार के इलेक्शन से ठीक पहले देखिएगा, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस बार के जनगणना में हम ओबीसी का भी काउंटिंग करेंगे। क्योंकि देखो, हमारे क्या ओबीसी का काउंटिंग लास्ट टाइम 1931 में हुआ, अंग्रेज करा के गए। उसके अकॉर्डिंग जो मंडल कमीशन में बताया गया है कि 52% ओबीसी की आबादी है, एक्सेप्ट SC ST। मतलब SC और ST के अलावा एक और वर्ग पिछड़ा है जिसको ओबीसी कहा गया, तो 52% आबादी बताया गया। रिसेंट का डाटा नहीं है, डाटा तो होना चाहिए। अगर आप पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, अच्छे से लागू करना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस समुदाय के कितने लोग हैं। जाति है तो जाति को गिनने में क्या दिक्कत है? आप ये तो नहीं बोलते हैं कि जाति ही पूरा उन्मूलन हो जाए। अगर जाति के आधार पर भेदभाव है तो फिर जाति को गिनने में क्या दिक्कत है कि किस जाति के साथ कितना भेदभाव है, पता तो चले कम से कम। और अगर उस डाटा से पता चलता है तो और क्लियर हो जाए कि कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओबीसी इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं निकल के आता है तो कल होकर हटा दीजिएगा। अगर निकल के आता है कि ओबीसी जाति के साथ भी भेदभाव होता है तो क्या दिक्कत है, उसमें पता कर लीजिए। इससे कुछ देखिए, बहुत सारे लोग इससे चिंता जाहिर करते कि समाज में विघटन होगा, बंटवारा होगा, विखंडन का मतलब एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। नहीं, ये हम गलत सोचते हैं। यही बात ये बोला जाता था ना कि छोटी पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन छोटी पार्टी ने लोकतंत्र को माइक्रो लेवल पर लेके गया और छोटे छोटे समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया। तो अगर सभी जाति के अगर हम संख्या जान लेंगे, इससे कमजोर नहीं होगा, इससे हम जो समाज में कमजोरी है, जातिगत कमजोरी है, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा और हम ज्यादा बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं कि कौन सा वर्ग पीछे रह गया, उसी के अनुसार हम उसका रिप्रेजेंटेशन तय करेंगे, उसी के अनुसार उसकी इकोनॉमिक भागीदारी तय करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भ्रम है। और कहीं ना कहीं उनका शायद ये शंका बहुत हद तक सही लगता है
कि शायद जातिगत जनगणना से भरमाने के लिए इसी टाइम पर और यूपी का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन को देख करके ये सब चीजें अभी तत्काल लाया गया, ये हो सकता है। एक चीज और देखिए हम इसमें बता देना चाहेंगे, मूल चीज जिसमें अगड़ी जाति के लोग विरोध कर रहे हैं उनका देखिए मूल समस्या क्या है। उनका कहना है कि जाति को जो डिफाइन किया गया वो प्रॉपर तरीका से नहीं किया गया। उनका एक चीज और कहना है कि हमको भी शामिल कर दे जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसमें शामिल है, ऑलरेडी शामिल है। अभी हम थोड़ा देर पहले दिखा रहे थे। दूसरा देखिएगा, एक समस्या और देखिएगा उनके द्वारा जाहिर किया गया, लेकिन होता यह कभी कभी कि हमारा समस्या तो हम दूसरे की समस्या भी देखने लगते हैं ताकि साथ मिले तो हमारा समस्या का निदान हो। इनका कहना है कि अगर मान लिया कोई ओबीसी जाति का है, एससी जाति के साथ भेदभाव करेगा तो उसके लिए क्या है। ये बात सही है कि इसमें उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति एससी समुदाय या आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव करता है उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं। लेकिन देखिए कोई भी कानून जब लाया जाता है ना तो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आज लागू होने दीजिए, कल कमियां निकल के आएगी, ये समस्या दिखेगी, कल इस पर भी निदान होगा। समझ रहे बात को? ये वही वाली बात हो गया ना कि भाई हम एससी समुदाय है तो ओबीसी वर्ग में कुछ लोग आगे निकल गए थोड़े, तो सबको क्यों रखे हुए हैं, क्रीमी लेयर वाला ये कह सकते हैं। लेकिन भेदभाव तो सामाजिक स्तर पर है सबसे बड़ा। अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो गया ना तब भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव। तो जब तक उसको कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक चीजें नहीं सुलझेगा। तो ये है। और एक समस्या और इसमें है कि अगर मान लिया कोई गलत किसी पर आरोप लगा देता है तो भाई किसी का कैरियर बर्बाद कर सकते हैं आप। बिल्कुल समस्या हो सकता है, पढ़ाई से समस्या हो सकता है उसको। तो जुर्माना वगैरह, दंड वगैरह का जो पहले 2012 वाला में प्रावधान था वो अभी प्रावधान इसमें नहीं, इस तरह का कहीं पे दिखता नहीं है। ये एक कमियां है। और एक कमी हमको और थोड़ा इसमें दिखा कि मान लो कोई स्टूडेंट है किसी शिक्षक पे, खास करके जैसे पॉलिटिकल साइंस का जब पढ़ाई हो तो पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाई में पॉलिटिक्स आता ही है, राजनीति आता है तो जाति भी आएगा। अब कोई स्टूडेंट ये आरोप लगा दे कल होकर के कि भाई आप जातिगत भेदभाव, जातिगत देख करके आप इस तरह से बातें बोल रहे हैं, ये भी एक कमी है। तो हमको लगता है इस पर बैठ करके एक फ्रूटफुल बात होना चाहिए और जो कमियां हैं उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगली जाति के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको सुना जाए और उनका भी कुछ ना कुछ निदान किया जाए। हम कोशिश ये करें इस कानून को लागू करने में कि गलत तरीके से किसी को नहीं फंसाया जाए, ना से ना हो, जीरो होना चाहिए। गलत तरीके से किसी को ना इसमें शामिल किया जाए, ना प्रोफेसर्स को, ना किसी स्टूडेंट को जो दूसरे समुदाय से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो तीन छोटी छोटी कमियां दिखती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दो तीन कमियों के वजह से पूरे कानून को आप डिनाई कर दीजिए। फिर वही वाला बात हुआ कि भाई एससी एसटी वाला मामला है कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके आधार पर पूरा कानून ही खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो फिर वही दहेज वाला कानून, कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल उसका करती हैं। आप देखिएगा अभी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं आते रहती है कि एलुमनी का जो डिमांड होता है ना 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कर देते हैं, तो गलती तरीके से वो किया जाता है डिमांड्स वगैरह। तो उसके वजह से ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो गया, अब पूरा कानून आप डिनाई कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन सर, स्वर्ण वर्ग के छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जिस समानता की आप बात कर रहे हैं, जिस समानता लाने के लिए समानता संवर्धन कानून की आप बात कर रहे हैं, वही संविधान का जो अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16 वो तो सभी लोग को समान अधिकार देती है। तो हमें क्यों छाटा जा रहा है, उस समानता को क्यों निकाला जा रहा है? निकाला नहीं जा रहा है। पहले तो आर्थिक रूप से करके इसमें शामिल कर लिया गया, आधा बात हो गया, शामिल किया हुआ है। दूसरा, समाज में इतने तरह के इस तरह के जो डाटा आ रहे हैं, इस डाटा में भेदभाव किया कौन? जो अभी हम डाटा बता रहे थे, ये भेदभाव किया कौन? जब इस तरह के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं ना, तब ये लाया गया है। मतलब तो करने वाले उन्हीं लोग करने कहीं ना कहीं थे, क्योंकि समाज ही उस तरह का बना हुआ है। जाति आधारित समाज में ये पहले से बना हुआ कि कौन ऊपर है, कौन बीच में, कौन नीचे है। ऊपर वाला के साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, सामाजिक रूप से आप समृद्ध हैं, ये सच बात है। हम लोग भी जब रिजर्वेशन वगैरह पढ़ाते हैं तो
आप देखिएगा समता लाने का ही एक व्यवस्था है। तो देखिएगा अपर कास्ट के बारे में क्या चीज कहा जाता है कि आपके साथ हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक पूंजी आपके साथ हमेशा है, हमेशा बना। लेकिन एक पिछड़ी और एससी समुदाय का व्यक्ति बहुत भी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा, लेकिन सामाजिक पूंजी नहीं ला पाएगा जब तक जाति है। तो जातिगत भेदभाव है, ये डाटा है, सारे यूनिवर्सिटी में है, इसको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? और आप इसको नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 के तहत, 15 के तहत, 16 के तहत भेदभाव हो रहा है, तो फिर वो जो पिछड़े समुदाय जिनके साथ भेदभाव, वो भी ये कहेंगे? ये नहीं कह सकते हैं। और ये किसी के साथ, देखिए किसी को टारगेट करके यहां नहीं लिखा गया कि इनके साथ है, जो करेंगे, हम तो कमियां भी बता दिए, जो करेंगे उनके साथ, ये कोई पूरा समुदाय विशेष के लिए थोड़ी है, जो इंडिविजुअल करेगा उसके लिए। आप अभी सुन रहे थे वरुण सर जी को, जो कि एक एक बिंदु पे चर्चा की, क्या कमियां थी, क्या सुधार की गुंजाइश है, और ये जो बिल है, ये कानून जो है, बिल नहीं कानून में बोलेंगे, उसे पूर्णतः लागू किया जाए, और जो समस्या है सारे लोग को मिल बैठकर समाधान करने की जरूरत है, ताकि एक समरस समाज की स्थापना हो सके। धन्यवाद।